नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु टीवी लाइव। वैलिड निवेशक इनवैलिड डाटा। जी हाँ दोस्तों, आज सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर जिन जमाकर्ताओं के 31 मार्च 2023 के पहले खाते परिपक्व हो चुके हैं उनकी आईडी इनवैलिड यानी मेंबरशिप इनवैलिड आ रही है। किसी की रसीद संख्या इनवैलिड आती है तो किसी की मेंबरशिप संख्या। यह बड़े दुख की बात है और इस संबंध में सहारा प्रबंधन के अधिकारी तरह तरह की दलीलें देते हैं कि यह बॉस वर्जन से डिमांड नहीं हुआ, इस कारण आ रहा है। तो मैंने कहा ये कोई लीगल पॉइंट नहीं है। जमाकर्ता नहीं जानता क्या बॉस होता है, क्या कुछ होता है। वो जानता है कि हमने पैसा जमा किया और भारत सरकार द्वारा यदि सहारा रिफंड पोर्टल बनाया गया है तो हमें भुगतान मिलना चाहिए। तब इस आगे की उन्होंने जानकारी नहीं दी। हालांकि मैं सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल की टीम से निरंतर पत्राचार कर रहा हूं, आरटीआई भी लगा रहा हूं और अब इन्होंने इतना मजबूर कर दिया है कि जो एविडेंस साक्ष्य है वो सीआरसीएस के समक्ष रखना ही पड़ेगा। किसी को यह कह देते हैं कि आपने ऋण लिया है जबकि ऋण 2016 से बंद है। तो इस तरह तरह की जो डिफिशियंसी आ रही हैं सहारा प्रबंधन से, मैं पुनः कहूंगा कि आप लोग एक तो इस पर ध्यान नहीं देते और जब इसकी वास्तविक सच्चाई बताने का प्रयास करो तो आप लोग कहते हैं कि आप सहारा समूह से पूर्वज जुड़े हुए रहे हैं और आप इस तरह की वीडियो बना रहे हैं। फोन लगाएंगे, कहेंगे प्लीज ऐसा मत करो और ये कहने का मतलब भुगतान करेंगे भी नहीं और जो मिल रहा है उसे लेने भी नहीं देंगे। तो यह कैसे चलेगा। आज मैंने स्वयं देखा है कि बहुत से जमाकर्ता हैं जिनकी उम्र है जो 80 साल से ऊपर है। किसी का 7,000 रुपये जमा है, किसी का 10,000 रुपये जमा है, किसी का 50,000 रुपये जमा है और उनको जब रिसबमिशन करते हैं तो इनवैलिड मेंबरशिप लिखा आ रहा है जबकि उनके खाते 2021 में परिपक्व हो गए और वैध बकाया निवेशक हैं, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था। तो इस तरह की समस्या सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर देखी जा सकती है और ऐसा नहीं मैंने लिख कर दिया है। उस सूचना के अधिकार के तहत सेंटर रजिस्ट्रार को भी अवगत कराया है और कल ही में संपूर्ण डाटा है जो, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट जबलपुर द्वारा पिटीशन क्रमांक 28/288/2021 जिसका आदेश सितंबर 2022 में हो चुका था, संपूर्ण जानकारी सहारा प्रबंधन के पास उपलब्ध है, सेंटर रजिस्ट्रार के पास में उपलब्ध है और आज उसी सूची के जो ग्राहक हैं उनको है जो इनवैलिड बता देना यह न्यायसंगत हो ही नहीं सकता। यह खुलेआम वैधानिक नियमों की अवहेलना है। तो यह तो गलत है। कुछ राजनेता है जिनको सहारा के प्रकरण का ज्ञान ही नहीं और वह कहते हम सहारा इंडिया का भुगतान दिलाएंगे। जब चुनाव आते हैं तो इस तरह की है जो भाषणबाजी देते हैं और जब जीतने के बाद कहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो यह देखा जा सकता है कि आदमी जो मनुष्य है, मनुष्य की जीवन लेकर और जनता की सेवा करते हैं और फिर धीरे धीरे वह राजनेता बनते हैं और राजनेता बनने के बाद किस तरह जमाकर्ताओं को गुमराह करते हैं। लेकिन हम लोग भी यही सोच लेते हैं कि जब कुछ ना होने से कुछ अच्छा है। तो निवेशक भी जान चुके हैं कि ये चुनाव के समय ही ये लोग बोलेंगे, बाकी उनको कोई मतलब नहीं। वर्तमान में वित्त मंत्री महोदया द्वारा बोला गया कागज ले आओ, पैसे ले जाओ, कागज भी पहुंचाए उनके पास। अब वह नियमों का हवाला दे रहे हैं कि यह 2018 तक है जो मांगे गए थे, उसमें हम अब कुछ नहीं कर सकते। तो यह कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है, झूठ है। और मैं तो ये सोचता हूं कि मनुष्य का तन लिया है
तो इस तरह की झूठ क्यों बोलते हो। अब आती है सत्ता की बात। तो मैं राजनीतिक क्षेत्र में तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन यह कहूँगा कि भारत सरकार द्वारा प्रथम बार है एक रिफंड पोर्टल बनाया गया। अभी तक स्वतंत्र भारत में किसी की भी गवर्नमेंट रही हो, आज पल्स साई प्रसाद जैसे 10 साल हो चुकी, लेकिन अभी तक 19,000 रुपये रिफंड PACL का आ रहा है। तो हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार ने कदम तो अच्छा उठाया, लेकिन जो सार्थक तरीका निवेशकों को भुगतान का मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान में सरकार ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, मैं उनकी प्रशंसा करूंगा, लेकिन जहां तक सहारा निवेशकों के मामले में है, अनदेखी करना यह सत्ता के लिए भारी पड़ सकता है। तो मैं भारत सरकार से विनम्र निवेदन करूंगा कि जनता की समस्याओं को ध्यान दें और है जो उनका भुगतान साधारण प्रक्रिया से कराने का प्रयास करें। कुछ लोगों का मानना है कि पैसे लग रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि जब जो फॉर्मेशन है परिचय पत्र से खुले हुए हैं, जानकारी अस्पष्ट है, तो CRCS जो सहारा रिफंड पोर्टल बनाया गया है वह डिजिटल प्रणाली के तहत बनाया गया है और वह स्वाभाविक है कि उनके रूल्स और नियम के हिसाब से वह है जो सत्यापन करेंगे। लेकिन देखने में यह आया है कि जमाकर्ताओं के साथ भी भेदभाव किया जा रहा है। किसी को उसी दस्तावेज पर चाहे वो गलत हो चाहे कैसे भुगतान दिया गया और किसी को डिफिशियंसी दी गई। तो इससे स्पष्ट होता है कि सहारा रिफंड पोर्टल की टीम है वह पारदर्शी तरीके से जो माननीय न्यायालय ने आदेश दिया था उसके तहत कार्य नहीं कर रही है। मेरे पास प्रमाणित साक्ष्य और यह सब साक्ष्य जो सेंटर रजिस्ट्रार, क्योंकि कंटेम्प्ट पिटीशन में सेंटर रजिस्ट्रार महोदय ने जवाब दिया था कि आप सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन करें, आपकी जमाकर्ताओं का भुगतान किया जाएगा, लेकिन भुगतान नहीं किया गया। और मैं उसके एविडेंस साक्ष्य सेंटर रजिस्ट्रार के महोदय के समक्ष रखूंगा और यदि उनकी तरफ से भुगतान हेतु कार्य नहीं किया जाता तब सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी उपरोक्त जानकारी को रखूंगा और दोषी व्यक्तियों से उपरोक्त खर्चे की भी हर्जा खर्चे की भी मांग करूंगा, क्योंकि मैं गलत नहीं हूं। मेरे पास पूरा डाटा है, जो भी जब मैं सहारा इंडिया में था मैंने खाते खोले थे तो संपूर्ण जानकारी मैंने पूर्ववत ही प्राप्त कर ली थी और एक भी मेरा जमाकर्ता ऐसा नहीं है कि वो इनवैलिड हो, सभी वैलिड है। हाँ, ये मान सकते हैं कि 31 मार्च के बाद अभी पोर्टल नहीं ले रहा है, वह मैं मान सकता हूँ, लेकिन 31 मार्च के जो पहले खाते खत्म हुए हैं उनको इनवैलिड ID बता देना यह तो सरासर अन्याय है और गलत है। आज बहुत सी समस्याएं, क्योंकि मैं वीडियो नहीं डाल पाता, समय का अभाव रहता है, इसी कारण मैं कुछ और जानकारी आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि CRCS सहारा रिफंड पोर्टल की टीम है जो उसको बहुत से विषयों में जानकारी ही नहीं है। मैंने जानकारी जब भी उनको दिया, उनसे वार्तालाप भी कस्टमर केयर के नंबर से हुई, RTI भी लगाई, तो उसमें सुधार किया गया। तो मैंने अनुमान लगाया कि इन लोगों को सहारा रिफंड पोर्टल के विषय में है जो बनाया गया है, तो जमाकर्ताओं की जो त्रुटियां हैं या सहारा द्वारा जो कहने चाहिए जो FD कार्ड या अदर चीज़ें पासबुक हैं, इस तरह की कुछ छोटी छोटी समस्याएं हैं जो इन लोगों को इस विषय में जानकारी नहीं है। ये सीधा सीधा एक दस्तावेज देख रहे हैं। अब पहले ये जो दावा होते हैं वह सहारा के जो कार्यालय है उनके पास जाते हैं, उसके बाद CRCS के पास जाते हैं और भुगतान प्रक्रिया है जो आगे बढ़ाई जाती है। लेकिन देखने में आया है कि अभी मैंने देखा कि 17 जुलाई 2024 को एक व्यक्ति द्वारा रिसबमिशन किया गया था
और आज 3 माह से ज़्यादा हो चुकी है, उस व्यक्ति को अभी तक अंडर प्रोसेसिंग दिख रहा है। जबकि सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल की तरफ से मैसेज आता है कि 45 दिन के बाद आपके 45 दिन के कहने चाहिए अंदर आपके भुगतान है जो सुनिश्चित किया जाएगा। तो यह तो सहारा रिफंड पोर्टल की जो टीम है वह अपने बनाए गए नियमों का पालन स्वयं ही नहीं कर रही। और जब स्वयं नहीं कर रही है, स्वयं पर गलती हो सकती है, तो फिर जमाकर्ता पर गलती नहीं हो सकती? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? उसकी सिग्नेचर भी बदल सकती है, नाम संबंधी भी त्रुटि हो सकती है, सहारा पर भी गलती हो सकती है। कि जब आप इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं कि आप सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं कि आपका पोर्टल बनाया गया, माननीय सुभाष रेड्डी जी क्या कर रहे हैं ये तो ईश्वर ही जाने, और वह 45 दिन के अंदर यदि भुगतान नहीं दे पा रहे हैं तो 45 दिन सहारा रिफंड पोर्टल पर लगे और 45 दिन सहारा रिसबमिशन। अब रिसबमिशन 2 आया है, उसमें कितने दिन लगेंगे यह भी नहीं बता सकती। तो यह तो कहना चाहिए घोर अन्याय है। तो मेरा मानना यह है कि सत्ता परिवर्तन की जगह जो राजनेता हैं उनको परिवर्तन करना उचित होगा, क्योंकि कोई भी ये सत्ताधारी जो आ रहे हैं ये अवसरवादी हैं। मात्र मैं एक व्यक्ति को मानूंगा कि सुदामा प्रसाद चौरसिया है, कि वह बहुत समय से सहारा निवेशकों की आवाज़ उठा रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए। और जो राजनेता हैं, क्योंकि हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो हम स्वाभाविक है कि जो सनातन के लिए कार्य करेगा, देश के लिए कार्य करेगा, हम उसको मतदान अवश्य करेंगे। लेकिन यदि कुछ नेता पद भ्रष्ट हो जाएं और जब हमारी बात ना सुने तो हम पार्टी को नहीं बल्कि ऐसे व्यक्तियों को उस पार्टी से अलग करने का प्रयास करेंगे। मेरा ये सूचना है। खैर अपनी अपनी राय है। कुछ जानकारी ऐसी है ज्वाइनिंग पॉइंट को लेकर जो सीआरसीएस द्वारा जानकारी दी गई कि अभी हम जमा धन ही देंगे। तो मैंने बोला कि जो ज्वाइनिंग पॉइंट हुआ है भी जमा धन है, तो वे कहले अस्पष्ट है, यह जमा धन अस्पष्ट है और पूर्वत ब्याज ही तो है। तो मैंने कहा फिर इसका क्या होगा? कहले इसको अभी वर्तमान में इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आगे इसकी जानकारी आएगी तो आपको सूचित किया जाएगा। हाई कोर्ट द्वारा जब हम लोगों ने लिस्ट सूची नोटरी द्वारा सत्यापित, मैनेजर द्वारा सत्यापित सहारा को, सीआरसीएस को 3 बार पहुंचा चुका हूं, लेकिन उसमें से उस जमाकर्ताओं के खाते मेंबरशिप या रसीद नंबर इनवैलिड आ रही है, जबकि वह वैलिड निवेशक है, जिस पर अब मुझे लगता है कि सेंट्रल रजिस्ट्रार महोदय को जानकारी से पुनः अवगत कराना पड़ेगा, वरना फिर माननीय न्यायालय में फिर पुनः शरण लेनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब जो इनवैलिड आईडी आ रही हैं वैलिड जमाकर्ताओं की, यह गलत है। वह वैलिड जमा करता है, लेकिन सहारा प्रबंधन उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। और जब कोई बड़ी कार्रवाई होती है तो इनके मैनेजर आएंगे, बोलेंगे आप ही लोगों तो पुलिस प्रशासन में कंप्लेंट करते हैं, आप ही लोग हाई कोर्ट जाते हैं, तो हम लोग कैसे काम करेंगे? जबकि इनका कर्तव्य है कि जो समस्याएं हैं, क्योंकि यह पोर्टल मुख्य रूप से 8-10 पिटीशन लगी थी। फिर पिनाकपानी मोहंती जी की जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनकी याचिका पर है जो यह पोर्टल बनाया गया, लेकिन उनकी याचिका बहुत बाद में लगी थी। हम लोगों की लगभग 2 वर्ष पहले उसका आदेश हो चुका था। तो कहने का मतलब है जो कि इस तरह की स्थिति परिस्थिति का होना बड़े ही शर्म की बात है। शेयर मास्टर अपलोड, अब ये सभी को पता है कि सहारा रिफंड पोर्टल पर जब आपके द्वारा आधार कार्ड और एफडी कार्ड इन चीज़ों को अपलोड कराया गया, तब ये पता था कि इनकी कमी कुछ ना कुछ पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि 5,000 करोड़ रुपए में सभी का तो भुगतान नहीं हो सकता। तो इन्होंने क्या किया कि मास्टर शेयर कि जो आपने भरे हुए हैं उनको देखना शुरू कर दिया।
वो जानते थे कि सहारा के जो एजेंट हैं कम पढ़े लिखे हैं, वो त्रुटि होना स्वाभाविक है, और यह कमजोरी की जो नस है जो सहारा के कुछ मैनेजमेंट के अधिकारियों द्वारा सीआरसीएस तक पहुंचाया गया और उसको मुख्य रूप से रखा गया। अब ये लोग प्रण रखे हैं कि जब तक शेयर मास्टर अपलोड सही तरीके से नहीं होंगे हम डिफिशियंसी देते रहेंगे। अब मजबूरी यह है कि सदस्यता फॉर्म, मास्टर फॉर्म बहुत से मिसिंग है, मैंने स्वयं देखा है। किसी पर फोटो नहीं लगी, किसी पर सील दस्तखत नहीं है, किसी की जानकारी अस्पष्ट है। तो इन सब स्थितियों में भुगतान बड़ा ही कठिन है, और हम हाई कोर्ट जाएं अथवा सुप्रीम कोर्ट जाएं तो माननीय न्यायालय इसी प्रकार के फैसले आज तक देती आई है, सभी को पता है। यदि हम ये कहें कि नहीं हमें रिफंड पोर्टल से भुगतान नहीं चाहिए, सहारा से भुगतान नहीं चाहिए, तो सहारा तो वैसे ही नहीं दे रही, तो फिर आप कैसे कहां से भुगतान लेंगे? भाई ये तो है नहीं है कि माननीय सहकारिता मंत्री आपके घर आएंगे भुगतान लेकर। भाई हमको वैधानिक जो परंपराएं हैं उनका निर्वाह करना ही होगा। यदि उसमें कुछ गलतियां त्रुटि आ रही हैं तो हम लोगों को उसका विरोध भी करना पड़ेगा, उसमें सुधार कराना पड़ेगा, उनको बताना होगा। मैंने बहुत सी गलतियां थी सहारा रिफंड पोर्टल पर, लगभग जब से यह पोर्टल बना है मैं निरंतर उनसे पत्राचार करता हूं और उसमें बहुत सा सुधार भी हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि ब्याज मिलेगा कि मूलधन, तो अभी पहले आप मूलधन तो ले लो, उसके बाद इंटरेस्ट। स्वाभाविक है कि इंटरेस्ट की भी बात करेंगे, क्योंकि यदि कंपनी के पास प्रॉपर्टी है तो आपका इंटरेस्ट भी है, और यदि कंपनी के पास प्रॉपर्टी नहीं होती तब ये लगता है कि जो मिला वही सही है। लेकिन आज 10-10, 12-12, 15 सालों से पैसा निवेश किया है, अपने बच्चों के भविष्य हेतु सभी ने डाला है, और सभी का प्रयास है कि हम लोगों को ब्याज समेत पैसा है जो मिलना चाहिए, जैसा कि उसी ब्याज के लालच के चक्कर में तो निवेश किया था, और यदि वह ना मिले तो बड़ी दुख की बात है। तो ऐसा नहीं है, ब्याज भी हम लेंगे, और सहारा रिफंड पोर्टल पर जो भी गलतियां हैं या त्रुटियां हैं उन्हें हम सुधारने का प्रयास करेंगे। ये राजनीतिक क्षेत्र है, बीजेपी, कांग्रेस या अदर पार्टियां, ये अलग मैटर है, लेकिन जो भी पार्टी का व्यक्ति हम लोगों का सहयोग करेगा हम उसके साथ हैं। लेकिन खाली ऐसा नहीं कि चुनाव के समय बोल दिया बाद में बोलेंगे ये तो सर्वोच्च न्यायालय में मामला चल रहा है, तो ये तो अवसर हो गया कि हम लोगों का फायदा उठाया और बाद में उस मैटर को अलग कर दिया। तो अभी तक यह होता आया है। तो ये तो पहली गवर्नमेंट है कि जिन्होंने सहारा रिफंड पोर्टल बनाया और निवेशकों के हित में बनाया। वो अलग बात है कि इसमें अगर सहारा प्रबंधन सहयोग कर दे तो सभी का भुगतान है जो आसान हो सकता है, और आसानी तरीके से उनके खाते में पैसा पहुंच सकता है। लेकिन सहारा प्रबंधन के कर्मचारी जिन्हें बहुत समय से सैलरी नहीं मिली, बेरोजगार हैं, अब वह काम करते हैं, तो भाई उनका भी मेरे हिसाब से सही है कि यदि कुछ पैसा लेकर वो, यदि हमारी तरफ से गलती हो तो हम सुधारेंगे, और यदि उनकी तरफ से गलती हो तो वे सुधारें। यह तो न्याय संगत है। तो हम किसी को आरोप प्रत्यारोप तो नहीं कर सकते, लेकिन हम यह कर सकते हैं कि सहारा रिफंड पोर्टल पर जो भी त्रुटियां आ रही हैं आप सेंटर रजिस्ट्रार को लिखें, उनको बताएं उसमें, क्योंकि सेंटर रजिस्ट्रार महोदय ही आपकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल के जो प्राधिकृत प्राधिकारी हैं उनको भी हम लिख सकते हैं, और जब तक हम उनको अपनी बात नहीं रखेंगे तब तक हम है जो वैधानिक रूप से परिपक्व नहीं हो सकते। क्योंकि कल के दिन यदि हम न्यायालय भी जाते हैं तो वह पूछेंगे यदि डिफिशियंसी आई थी तो आपने इसका समाधान के लिए किया, आपने कोई शिकायत या कंप्लेंट लॉगिन की। तो ये जब हजारों की तादाद में इस प्रकार की समस्या आएंगी तो निश्चित ही निराकरण संभव है, और मैंने करवाया भी है, ऐसा नहीं है। मैं निरंतर सेंटर रजिस्ट्रार महोदय हैं जो उनको पत्राचार करता हूं, जो प्राधिकृत प्राधिकारी है उनको भी पत्राचार करता हूं। लेकिन अभी मैंने देखा है कि बहुत सी जो त्रुटियां आ रही हैं जो कि सर्वथा ही गलत हैं,
तो मैं उनको संपूर्ण जानकारी है जो प्रेषित करने वाला हूँ, कर भी चुका हूँ और भी करने वाला हूँ, जब तक हमारे क्षेत्र के जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं हो जाता। तो कहने का मतलब ये है कि सहारा रिफंड पोर्टल की टीम से मैं यह अनुरोध करूंगा कि आपके द्वारा भुगतान में भेदभाव किया जा रहा है। मेरे पास प्रमाणित साक्ष्य हैं जो आगे चल के न्यायालय में आपको जवाब देना होगा, चाहे माननीय सुभाष रेड्डी जी हो, चाहे माननीय विवेक अग्रवाल जी हो। गलत चीज तो गलत है, सही चीज सही है। भले आप लोग हैं जो पावर में है, पैसे में है, हर चीज में है, लेकिन आम जनता को इससे मतलब नहीं। आम जनता के पास जितनी पूंजी है वह सहारा इंडिया में जिनका भी निवेश है उसको तो उतने ही अमाउंट से मतलब है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी आवाज उठाना पड़ेगा, गलत चीज का विरोध करना पड़ेगा, तभी जाके आपका भुगतान संभव हो सकता है। और भुगतान मिल गया तो हम लोगों को ना तो सहारा प्रबंधन से कोई बुराई है और ना सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल से, और ना वर्तमान गवर्नमेंट है जो उसका तो हम लोग भरमेश सपोर्ट करते हैं, अभी तक किया है। लेकिन सरकार का भी कर्तव्य है कि निवेशकों की बात को सुने, अन्यथा ऐसा ना हो कि आगे चल के है जो अभी जो स्थिति हुई इससे भी खराब स्थिति हो। तो हम लोग भी नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि भाई जो हम सनातन के लिए काम करे, देश हित में काम करे, ऐसी सत्ता है जो आनी चाहिए और अच्छे कार्य किए हैं। लेकिन सहारा रिफंड पोर्टल पर वह कार्य नहीं दिख रहे हैं, सहारा निवेशकों पर वह कार्य नहीं दिख रहे हैं। इस कारण जनता दुखी है और सरकार से अपेक्षा रखती है कि वह उनका भुगतान उन्हें शीघ्र दिलाए। यही सब जानकारियां थी। अभी बहुत सी जानकारियां हैं जो कि मैंने पहुंचाई हैं और प्राप्त होते ही आपको अवगत कराऊंगा। और मेरा यही पुनः आपसे निवेदन है कि आप सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन अवश्य करें। जब 10,000 रुपये मिला, 50 हो गया तो आगे भी बढ़ेगा। आप 5,000 करोड़ पर मत जाएं। सभी को पता है कि सहारा का पैसा रीइन्वेस्टमेंट हुआ है और यह सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, क्योंकि यह न्यायालय को भी पता है कि जब सहारा प्रमुख से पूछा गया था कि आपने 17,400 करोड़ रुपए जो भुगतान किया वह कहां से लिया, सोर्स ऑफ इनकम, क्या स्वर्ग से गिरे 17,400 करोड़ रुपए? तो यह पहले पेपर न्यूज में आया था। तो इससे सभी को पता है कि न्यायालय को भी पता है कि यह पैसा एक स्थान से दूसरे स्थान पर है जो स्कीमों में परिवर्तित हुआ है। तो स्वाभाविक है कि यह पैसा है जो निवेशकों को मिलेगा ही। न्यायालय का काम है, वो अपना काम कर रही है, लेकिन सरकार के बिना न्यायालय भी कोई कार्य नहीं कर सकती। इसका कारण है कि न्यायालय आदेश देगा, लेकिन पालन तो गवर्नमेंट को ही कराना पड़ेगा। आशा करता हूं यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। जय हिंद, जय भारत।